बरसात की एक शाम, रोज की तरह गांव के 3 लोग बैठे हैं सोमू की चाय की दुकान पर और बातें करते हैं। शाम होते ही रघु की चाय के बिना महफिल जमती ही नहीं है। आज तो बड़ी देर कर दी आपने। सूरज भी हमसे पहले चला गया। सोमू भाई क्या करे, बुजुर्गों ने कहा है शाम की चाय और बातें दोनों धीरे पीनी चाहिए। और नरेश भैया आज कुछ ज्यादा ही सोच में डूबे लग रहे हैं। कुछ बातें ये जो चाय से हिल नहीं होती। रघु मगर हाँ, चाय उन बातों को सुन सकती है। जीवा ने टुकुर टुकुर देखा। नरेश की यह शायराना बातें उसे अक्सर चकित करती थी। भैया, ये जो आप बोलते हो, क्या आप रात को सपना देखकर आते हो? नहीं, मैं सपनों में जाकर बातें सुनता हूँ, फिर लौटकर उन्हें चाय में मिलाकर पी लेता हूँ। इसी तरह बातों की महफिल सज रही थी। तभी एक धीमी आहट ने सबका ध्यान खींचा। गांव की तरफ से धूल उड़ाते हुए रास्ते से गांव का शिक्षक, जो बूढ़ा आदमी है, तीनों लोगों को आता दिखा। चेहरे पर वर्षों का अनुभव, चाल में धीमापन, लेकिन नजरें स्थिर, जैसे कोई कहानी अपने पैरों से चलती चली आ रही हो। आयो शर्मा जी, नमस्ते। आइए आइए, बहुत दिन बाद दर्शन हुए आपकी। शर्मा जी आ गए, मतलब कोई कहानी जरूर निकलेगी। अरे बच्चों, चाय नहीं, आज मैं खुद ही एक चाय जैसी कहानी लेकर आया हूं। कड़वी मीठी और एकदम उबलती हुई। शर्मा जी, आप हमेशा अपने किस्सों में आधा सच और आधा रहस्य मिलाते हैं। आज भी वैसी ही कोई बात है क्या? शर्मा जी ने पास की बेंच पर बैठते हुए थैला रखा, आंखें बंद की, धीरे से बोले। नहीं नरेश, आज जो बताने आया हूं वो केवल किस्सा नहीं है, वो मेरा बीता हुआ कल है और शायद मेरा अधूरा वर्तमान भी। सन्नाटा छा गया चारों तरफ। चाय की भाप में अब एक और धारा घुल रही थी, एक कहानी की जो वक्त के पार से आई थी। और शर्मा जी की आंखों में वह चमक आ गई जो सिर्फ एक लेखक की आंखों में होती है जब वह अपनी असली कहानी सुनाने जा रहा हो, वो जो उसने सिर्फ जानी नहीं बल्कि जिया हो। बहुत साल पहले की बात है, जब मैं राजपुर नाम के एक छोटे गांव में शिक्षक था और जब मेरी जिंदगी में एक गहरा दोस्त थी जिसका नाम मोहिका था। मानवी कौन थी शर्मा जी? शर्मा जी ने एक गहरी सांस ली और बोले, बस यही कहानी है, एक मुलाकात की जो कभी पूरी ना हो सकी, एक चाय की जो कभी पी नहीं गई, और एक वादा जो श्मशान के किनारे आज भी मुझसे जवाब मांगता है। चाय की दुकान एक श्मशान जैसी ही शांत हो गई। हवा अब गर्म नहीं, रहस्यमयी लगने लगी थी। स्टोव की आंच कम हो चुकी थी, पर माहौल में किस्से की आंच तेज हो गई थी। आंखें एक शिपज में कहीं दूर अटक गईं, जैसे वे समय की नदी में वापस उतरने को तैयार हो। बात उन दिनों की है जब मैं राजपुर के सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त हुआ था। नए गांव, नई जगह, दिल में पुरानी यादें समेटे मैंने सोचा था यह जिंदगी अब बस किताबों और बच्चों के बीच बीतेगी, लेकिन नियति ने मुझे मेरी ही अतीत एक बार फिर टकरा दिया। तो फिर बिछड़ गए आप लोग? हाँ, जैसे हर गांव में एक चुनाव आता है जिसने ना केवल नेताओं को बल्कि रिश्तों को भी बांट दिया। मानवी का परिवार किसी दूसरे विचारधारा का था और हमारे परिवार ने भी उसे स्वीकार करना बंद कर दिया। वो अचानक से दूसरे गांव चली गई, वाराणसी के किसी गांव जिसका नाम शिवपुर था, जो कैंच से होके जाता है। कोई अलविदा नहीं, ई वादा नहीं, बस एक सुबह स्कूल आया और उसकी जगह खाली थी। इस खाली बेंच पर मैंने पढ़ाई नहीं की, सिर्फ इंतजार किया। कुछ देर के लिए सब चुप हो गए, जैसे कोई पुरानी धुन फिर से गूंज गई हो। हवा अब भी गर्म थी,
लेकिन उसकी थपकियां एक गीली सी उदासी ले आई। फिर कभी बात नहीं हुई उनसे। करीब 15 साल बाद एक दिन डाक से एक चिट्ठी आई। मेरा नाम बड़े साफ अक्षरों में लिखा था, लक्ष्मीकांत चक्रवर्ती। उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना पीला पड़ा लिफाफा निकाला। उस पर की स्याही अब धुंधली थी, किनारे झड़ चुके थे, लेकिन एक कोने पर अब भी साफ लिखा था, शिवपुर। वह पत्र राज लिखा था। उसने लिखा था कि उसे हाल ही में मेरे बारे में किसी से जानकारी मिली कि मैं राजपुर में शिक्षक हूँ। उसने अपने जीवन की कुछ बातें साझा की, कैसे उसकी शादी एक शराबी से हुई थी, कैसे उसका पति उसे छोड़ गया और अब वह अकेली रहती है। पर उसने यह नहीं लिखा कि वह मुझसे क्या चाहती थी, सिर्फ यह कि अगर कभी शिवपुर आऊं तो मेरे घर की चौखट से लौटना मत। फिर आप गए कि नहीं? बहुत दिनों तक हिम्मत नहीं हुई। हर रविवार आता और मैं सोचता इस बार जाऊंगा, लेकिन स्कूल के काम, पिताजी की तबीयत और शायद दिल की डर ने रोक दिया। एक हल्की हवा चली, सन सन, जैसे आसमान ने उस अतीत को सुन लिया। लेकिन फिर एक दिन हिम्मत बटोरी, सोचा बस बहुत हुआ, अब और देर ना करूं। मैं वाराणसी निकला, शिवपुर की ओर। हाथ में वही पत्र था और दिल में 15 साल पुरानी एक धड़कन। रास्ते भर खिड़की से बाहर देखता रहा। पेड़, खेत, नहरें, सब जैसे उस बीते समय के साथी थे। ट्रेन से उतरकर सिताये घर गए क्या? नहीं, स्टेशन पर उतरकर पता चला कि शिवपुर गांव तक अब कोई साधन नहीं मिलता। शाम के बाद दुकानदार ने बताया कि एक ही रास्ता है जो श्मशान के पास से होकर जाता है। अब सबकी आंखें चौकन्नी हो गईं। माहौल एकदम बदल गया था। चाय की भाप अब भय से कांपती सी लग रही थी। श्मशान का रास्ता रात में? ओ वे भाई साहब, आपकी फुर्ती नहीं शहनाज जी, मैं तो मर ही जाता। हाँ, दुकानदार ने चेतावनी दी थी। कहा था रात को उस रास्ते पर जाना ठीक नहीं। कई लोगों ने कहा है कि वहां अजीब आवाजें आती है, कोई तुम्हें पुकारता है, कोई पास चलता है, लेकिन दिखता नहीं। लेकिन मुझे तो सिर्फ एक आवाज चाहिए थी, मानवी की। तो मैं पैदल ही निकल पड़ा। आपको डर नहीं लगा? बहुत, लेकिन उस डर से बड़ा मेरा पछतावा था। अगर मैं नहीं गया तो शायद ये कहानी कभी पूरी नहीं होगी। और जब कोई अधूरी कहानी किसी लेखक के पास रह जाती है तो वह उसे जिंदगी भर काटती रहती है। अब सबके चेहरे गंभीर थे, आंखें शर्मा जी की तरफ टिकी थी, जैसे वे कोई भूत नहीं, एक भुलाई आत्मा की कथा सुन रहे हो। श्मशान का वो रास्ता, वो अंधेरा, और फिर वो आवाज। राम शर्मा जी की अभी आवाज भारी हो चुकी थी। हवा अब स्थिर थी, जैसे पूरा वातावरण सुन रहा हो। जीवा, नरेश और रघु तीनों अब बिना पलकें झपकाए उनकी ओर देख रहे थे। जैसे ही मैं श्मशान के पास पहुंचा, रात की चुप्पी और गाढ़ी हो गई। पत्तियां हिलती नहीं थी, पैर सांस नहीं ले रहे थे और जमीन में अजीब सी नमी थी, मानो कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। रास्ता संकरा था और दाईं ओर टूटी हुई दीवारों के बीच बिखरी राख, श्मशान भूमि का सूखा। सच वहां कोई दिखा? नहीं, लेकिन महसूस जरूर हुआ। मैं तेजी से चल रहा था, लेकिन मेरे कदम खुद धीमे पड़ते जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक रही हो। और फिर अचानक वो आवाज आई, शर्मा जी। कहां से आई आवाज? बाई ओर उस बरगद के पेड़ से, जिसकी जड़ें जमीन को चीरती हुई बाहर निकल आई थी। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, उस रस्सी पर कोई बैठा था।
क्या वो मानवी थी? शक नहीं रहा। वही लाल साड़ी, वही झुके हुए कंधे, वही लंबे खुले बाल। वो मुझे देख रही थी, आंखें एकटक मेरी ओर, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना मुस्कान, ना आंसू, बस ठहराव। मैंने धीमे से कहा, मानवी, मैं आ गया। बहुत देर हो गई मुझे, लेकिन मैं आया तो सही। बहुत देर कर दी शर्मा जी, मैं अब यहाँ नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करती रही रात दर रात परसों तक। आप डर गए क्या? डर, हाँ, शरीर कांप रहा था, लेकिन दिल वो किसी और ही भावना से भरा था, जैसे उस मुलाकात का सालों से इंतजार कर रहा हो। और जब मेरी नजर वापस राज पर गई, वो वहीं नहीं थी। क्या वो हवा में घुल गई? नहीं, वो अब मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी, इतनी पास कि उसकी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी, लेकिन ठंडी, बहुत ठंडी। चलिए शर्मा जी, बहुत रुक गए तुम, अब देर मत करो। शर्मा जी ने एक गहरी सांस ली। मैं कदम बढ़ा चुका था, लेकिन तभी मेरे पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। शर्मा, यह कोई दूसरी आवाज थी। चिंता पहचान की इंसानी है। और जैसे ही मैंने पीछे देखा तो मैं बेटा रुक जा, उसके साथ मत जा, वो इस लोक की नहीं रही। आप कौन है? मैं मानवी का मामा हूँ। वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसने इस जगह पर आखिरी सांस ली थी, इसी रास्ते पर, और तब से वो यहाँ भटक रही है। हर उस इंसान का इंतजार करती है जिससे कभी कोई रिश्ता अधूरा रह गया। क्या वो पहले ही मर चुकी थी? एक झटका लगा। हाँ, अगले दिन मुझे पता चला कि मानवी की मौत एक सड़क हादसे में हो गई थी 2 साल पहले, और जिस रात मैं वहां पहुंचा वही रात थी जब उसकी बरसी थी। अब हवा बिल्कुल स्थिर थी। रघु का स्टोव भी अब बिना आवाज के जल रहा था, और वो बरगद का पेड़ जैसे यहां भी आकर खड़ा हो गया था। मैंने उस मामा जी को धन्यवाद दिया। उन्होंने मुझे वहां से वापस जाने को कहा, और जब मैं मुड़ा तो वो बरगद, वो झूला, वो आवाजें सब गराब हो चुके थे, जैसे कुछ था ही नहीं, जैसे एक सपना देखा हो। लेकिन मेरे दिल में कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। और आप लौट आए? हाँ, लेकिन साथ में वह कहानी भी लाई जो मैंने सिर्फ लिखी नहीं, जिया है। और तभी से मेरी कहानियों में सच्चाई की वह परछाई आ गई जिसे लोग भूतिया समझते हैं, लेकिन असल में वह अधूरी आत्माओं की पुकार है। शर्मा जी की बात पूरी होते होते पूरा चबूतरा जैसे किसी अलक्षित दायरे में आ गया था। ना जीवा की जुबान हिली, ना रघु का स्टोसिटी मार रहा था, और ना ही रमेश ने कोई अगला सवाल पूछा। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना न भूलें।